ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨਸਾਈਟਸ ਵਿਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਫਾਊਂਡਰ ਐਂਡ CEO ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਚੈਨਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਲੀਨ। ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। देखो, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने रिपोर्ट मंगी है पंजाब गौरमेंट तो ते सेंट्रल गौरमेंट तो कि जिहड़ी है ड्रग्स की मैनेस इन्नी वधदी जा रही है। जिवें आपां हुण इन्ने वड्डे वड्डे हॉल इन टर्म्स ऑफ कि जिहड़े फड़े जा रहे हैं तस्करी के केसिस, उन्हां 'च जिहड़ी क्वांटिटी है हीरोइन दी या नशे के पदार्थां दी वो बहुत ज़्यादा है। तो इंडिकेशन दिंदी है कि बहुत हाई वॉल्यूम के उत्ते ट्रेड हो रहा है। हाई वॉल्यूम के ट्रेड तइयों हो रहा है जो उसकी डिमांड आ रही है। वट इट मीनस इस कि जी पेनीट्रेशन है नशे की साडी स्टेट के बहुत ज़्यादा वध गई है। तो पंजाब तो ही नशा अगे होर स्टेट्स भी जा रहा है, हिमाचल हरियाणा बाकी सारिया स्टेट्स जा रहा है। तो पंजाब एक पोरस बॉर्डर बन गया है जिथों नशा इंडिया के लियाया जा रहा है। तो मैनूं लगता कि इस वेले ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ है उन्हें बिल्कुल सख्ती नाल गौरमेंट नूं पुछे कि कंक्रीट स्टैप कीते गए ने। सारे पॉलीटिशियन साडे इन्ने सालों तो स्टेटमेंट दे रहे आ रहे हैं कि असीं नशे नूं रोकांगे, नशे नूं घट करांगे। इन्ना वड्डा मुद्दा जदों कांग्रेस सरकार आई उदों भी बनिया, उसके बावजूद कुछ नहीं होया। तो कंक्रीट स्टैप ग्राउंड लैवल एक्शन की कीता है, किन्ने लोकी नशे दे विचों कड्ढे जा रहे हैं, इहदी सप्लाई किवें रोकी जा रही है, ये सारा बहुत साडे लई इस वेले इंपॉर्टेंट इशू बन गया है। क्योंकि नशा सिर्फ अपने आप च एक प्रॉब्लम नहीं है। जो तो नशा किसी एरिया च आंदा है वो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन जाती है। जिहड़े लोग नशे दे आदी होए हुंदे ने उन्हां नूं किसी भी तुसीं एंटी सोशल एलीमेंट एक्टिविटी विच इनवॉल्व कर लो। जे बंदा नशे दे अधीन है, नशा यूज़ करता है, वो जिहड़े लोग सैपरेटिस्ट ने इंसरजेंसी क्रिएट करना चाहते हैं, उस बंदे नूं थोड़ा नशे का लालच दो, थोड़े पैसे दो, उन्होंने कॉन्सीक्वेंसिस का पता ही नहीं है, वो अपने होशो हवास च ही नहीं है। फिर वो नेबरहुड नूं अनसेफ करते हैं। जो नेबरहुड नूं अनसेफ करते हैं उत्थे इन्वेस्टमेंट आनियां बंद होंदियां, उत्थे कंपनियां आनियां बंद होंदियां। जो कंपनियां आनियां बंद होणगियां तो लोकां लई इनकम के सोर्सिस घटणगे, लोकी पलायन करनगे, अपने आप ही इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन होएगा। तो एक बड़ा ही तो उस तो बाद होर ज़्यादा लोकी वेले हो जाएंगे। तो वेले लोकी जिहड़े अनएम्पलॉयड यूथ होएगा वो अगेन कुड बी इनवॉल्वड इन ड्रग्स, दे कुड बी इनवॉल्वड इन एंटी सोशल एक्टिविटीज़। तो नशा ते करप्शन ਇਹ दो चीज़ों ਨੂੰ ਸਾਡੀ पंजाब सरकार ਨੂੰ बहुत ही डूंघे तरीके नाल सोचना पएगा, कंक्रीट एक्शन प्लान बनाना पएगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सेंट्रल गौरमेंट ਨੂੰ भी तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा पंजाब गौरमेंट ਨੂੰ भी, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ पंजाब का नहीं है, पूरे देश का है। पंजाब भी देश का एक हिस्सा है। आपस कोऑपरेट करिए, किवें इस नशे नूं जड़ों मुकाया जा सकता है। ये कंक्रीट एक पूरा टैंपलेट बनाया जाए कि बई जे ये चीज़ां हो रही हैं सानू इन्हां नूं किवें हैंडल करना है। तो ताइयों असीं इस नशे नूं रिड्यूस कर सकते हैं। तो टारगेट सैट होन, जिहड़ा जगह जगह तो ईजली नशा अवेलेबल है वो अपने आप नज़र आना शुरू हो जाएगा। जो वंस इट विल बिकम डिफिकल्ट टू गैट, ईजीली असैसीबल नहीं रहेगा। फिर एक हुंदा मिसयूज ऑफ ड्रग्स, कैमिस्ट के थ्रू होर जिहड़े आर्टिफिशियल कैमिकल्स जिहड़े ने जिहड़े इत्थे लैबां च बन जांदे ने, उन्हां उत्ते भी बहुत कंट्रोल करने की लोड़ है। ड्रग एडिक्ट्स नूं आइडेंटिफाई किया जाए, राइट, उन्हां दे लई उन्हां दी जिहड़ी रिहैबिलिटेशन का प्रोसैस शुरू किया जाए, उन्हां उत्ते नज़र रखी जाए कि बई वो वापस नशे च नहीं जाते। ये सारियां चीज़ां वेखण दी लोड़ है। तो सो ये एक तरीका हो सकता है कि असी जिहड़ा हाई कोर्ट गौरमेंट नूं अकाउंटेबल बनावे। तो सिर्फ एक बारी नहीं, एक रैगूलरली, क्योंकि एक कोर्ट्स हैगे ने जिन्हां तो साडियां गौरमेंट्स भी थोड़ा डरदियां ने। तो गौरमेंट इस वेले हाई कोर्ट ने जिहड़ा क्वेश्चन पूछा है वो मैनूं लगता है कि साडे हित विच ही है। गौरमेंट तो उन्होंने पूछना चाहिए कि भाई लॉ एंड ऑर्डर की करता पिया, किवें एग्जीक्यूशन हो रही है। साडी स्टेट दे विच सिचुएशन एफो जी पहुँच गई है कि जिहड़ा साडा पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उहदे विच 8 लोकां ऑलरेडी हैड कांस्टेबल लैवल के लोग इनवॉल्व फड़े गए ने जिहड़े उत्थे ड्रग्स का ट्रेड करते पे सी। एक एस्टीमेट कहता कि 1.5 करोड़ का रफली 1.2 करोड़ की हीरोइन की तस्करी तो विदिन दी कंपाउंड ऑफ जिथे जिहड़े पुलिस के जिथे हर साल 1400 लोग बच्चे ट्रेन हो रहे हैं जिन्होंने पुलिस से जाना है, उन्होंने 400 लोग जो ड्रग एडिक्ट ने, जो वो ही पुलिस जाएंगे वो नशा किवें रोक लैणगे। वो तो अपने लिए बस सस्ता नशा लभणगे तो कुछ भी होण देणगे। ये इस वेले ये वा डेप्थ इसे करके हाई कोर्ट नूं इंटरवीन करना पै रहा है, क्योंकि साडी ते नाले तुसीं हैड कांस्टेबल जे काम करते पे ने वड्डे अफसर भी इनवॉल्व होणगे, उहदी तह तक जाण दी लोड़ हैगी आ। जदों ईमानदारी नाल
ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਉੱਥੇ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡਣ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਹਾਰਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹੀ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਐਡਿਕਟ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਕ ਲੈਣਗੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਭੜਕਾਊ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੂਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਗੀਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਡਰੱਗਸ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ, ਸਿਰਫ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ੇ ਹੀ ਮੰਨਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਸ ਯੂਥ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨੇਬਲ ਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਜੇ ਗੀਤਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਲਿਖਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੀਰੋ ਕਿਹਨੂੰ ਵਿਖਾਣਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ 10 ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲਚਰ ਸਾਡੇ ਗੀਤਕਾਰ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮੋਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜੋ ਕਈ ਗੀਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੜਕਾਊ ਗੀਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਊ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਗਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਗਨਸ ਕਲਚਰ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਲਾਇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ ਉਹ ਹੀਰੋ ਨੇ। ਮਿਹਨਤ, ਹਾਰਡਵਰਕ ਤੇ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਡੱਬੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੀ ਲਿਰਿਕਸ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਯੂਥ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਨਾਰਮਲ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਗਾਣੇ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਅਫੀਮ, ਚਿੱਟਾ, ਹੋਰ ਡਰੱਗਸ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ 4 ਬੋਤਲ ਪੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਵੇਖੋ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਰੀडम ਆਫ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਦੋ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਗਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਲਿਖਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ, ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਨੋ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਪੋਇਲ ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਆਫ ਦੀ ਕਿਡਸ ਇਨ ਦੀ ਨੇਮ ਆਫ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਫਰੀडम। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਤੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਕਰਾਉਣ। ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਵੀ ਰਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਬਈ ਹੋਰ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਵੀ ਵਿਸ਼ ਦੈਮ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸੀਐਮ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਬਟਾਣਾ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰੋਲ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਲੈਗੇਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰੇਗੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਰੱਖੋ, ਵਧੀਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਸੀਜਨ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਮਿਕ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ, you have to be in this role. Now you are the CM of a great state like Punjab, and it is a very delicate state. ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਸੈਪਰੇਟਿਜ਼ਮ ਦੇ, ਡਰੱਗਸ ਦੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਨ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਡਾਊਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀਨਲ ਹਾਰਮਨੀ। ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਰੋਲ। ਯੂ ਕਾਂਟ ਅਫੋਰਡ ਟੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਜੋ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਓ, ਬਟ ਕੰਕਰੀਟ ਸਟੈਪ ਲਓ। ਲੋਕੀ ਆਪੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਵੇਖਣਗੇ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਆਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। So you have to show that sincerity कि you will use police for the protection of people, not to settle any political scores.
सर, इन्फ्लेशन इज एट इट्स हाईएस्ट, क्या सरकार को ब्लेम किया जाना चाहिए करंट सिचुएशन के लिए? और सॉल्यूशन की अगर बात करें, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है सर इसके? लुक, द आंसर जो आपका पहला क्वेश्चन है कि इज गवर्नमेंट टू बी ब्लेम्ड, यस एंड नो. आज सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन एट पावर फॉर लास्ट 8 years ऑलमोस्ट, सो दे हैव सर्टन लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. नो मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि इस वक्त इन्फ्लेशन ने सारी दुनिया में बहुत इंपैक्ट डाल रखा है. यूएस में पिछले 45 साल की हाईएस्ट इन्फ्लेशन चल रही है क्योंकि काफ़ी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी हो गई है जिसके कारण इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो चुकी हैं. इंटरनेशनल जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन सप्लाई चेन्स भी डिसरप्ट हो सकी है और डिमांड बढ़ रही है. उसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ी है. सेकेंडली, मनी सप्लाई बहुत बढ़ रखी है. आप देखेंगे जब कोरोना के कारण जब लॉकडाउन लगे तो फाइनेंशियल ईज आउट हुआ. इसका मतलब ये था कि बैंकों ने अपने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए थे, उसके कारण मनी की सप्लाई बढ़ गई थी. लोगों के हाथ में मनी की जब सप्लाई बढ़ती है तो वो चीज़ें खरीदते हैं, उससे डिमांड बढ़ती है. बट हुआ क्या, पैरेलली कोरोना के कारण लोग काम पे नहीं जा पा रहे थे, प्रोडक्शन कम हो गई. अब आप देखिए, एक तरफ से आपने डिमांड बढ़ा दी, दूसरी तरफ से कोरोना के कारण प्रोडक्शन कम हो गई. इसके कारण पूरी दुनिया इस वक्त इन्फ्लेशन की मार झेल रही है. बट इंडियन गवर्नमेंट, मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने पॉलिसीज नहीं बनाई, बट वो और स्मार्टली और इफेक्टिवली चल सकते थे. इंडिया अपने आप में एक बहुत ही कंप्लीट इकॉनमी है. मैं कंप्लीट इकॉनमी इस तरीके से मान सकता हूं कि हमारे यहाँ पे अगर सप्लाई है तो डिमांड भी बहुत है. हमने अनफॉर्चुनेटली अपनी सप्लाई साइड प्रोडक्टिविटी कम कर रखी है. अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे आता हूं आपके कि इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म सोल्यूशन तो हमेशा मॉनेटरी पॉलिसी होती है. देखो, आरबीआई को ये हिदायत है कि उन्होंने इन्फ्लेशन 4% रखनी है, ±2% उनको अलाउड है. अगर लगातार 9 महीने इन्फ्लेशन 6% से ऊपर रहती है तो उनको उसकी आंसरेबिलिटी देनी है पार्लियामेंट को. तो इस बार ये लगता है कि ये उनको आंसरेबिलिटी देनी पड़ेगी क्योंकि 9 महीने लगातार ये बढ़ेगी. अब इसका शॉर्ट टर्म तो यही है कि आप मनी सप्लाई कम करो. उसके लिए जैसे अभी आरबीआई ने अपने रेपो रेट्स वगैरह बढ़ाए थे, उससे सब चीज़ों पे इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, मनी सप्लाई थोड़ी सी टाइट होगी. और उम्मीद ये है कि जो अभी लास्ट डाटा आया है, कल जो डाटा आया इन्फ्लेशन का, रफली 8.3 की जो रिटेल इन्फ्लेशन है, उसके अंदर एक बार और इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएंगे. इससे बैंक लोन महंगे हो जाएंगे. जब बैंक लोन महंगे हो जाएंगे तो लोग अपने आप घर कम खरीदेंगे. जब घर कम खरीदेंगे तो अपने आप सीमेंट, ब्रिक्स, इनकी डिमांड कम होगी तो प्राइस कम होंगे. फिर जो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम है, इससे क्या होगा, एफडी के रेट बढ़ेंगे तो लोग एफडी में ज़्यादा पैसा लगाएंगे या अपनी मनी सेव करनी शुरू करेंगे. उससे क्या होगा, जो डिस्पोजेबल इनकम है कम हो जाएगी, अपने आप डिमांड चीज़ों की कम हो जाएगी, लोग कम चीज़ें खरीदेंगे. पर इसका इम्पैक्ट ये आएगा इकोनॉमी पे, दूसरी तरफ से ये इम्पैक्ट आएगा कि ग्रोथ रेट कम होना शुरू हो जाएगा. तो इस वक्त पूरी ही दुनिया एंड स्पेशली इंडिया इसलिए क्योंकि इंडिया इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करता है. इंडिया की एनर्जी जो डिमांड है वो फॉर 85% इंपोर्ट से पूरी होती है. और ये जो रशिया यूक्रेन वॉर के कारण पेट्रोल प्राइसेस, एनर्जी प्राइसेस बहुत बढ़ चुके हैं, उसके कारण इन्फ्लेशन और ग्रोथ पे तो इम्पैक्ट आना ही था. ये बात हम बजट के टाइम से ही डिस्कस करते हैं और जब से वॉर शुरू हुई है तब से डिस्कस करते हैं और आज वो सीधा रिफ्लेक्ट हो रहा है. अब इसका लॉन्ग टर्म व्यू ये है कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी, आत्मनिर्भरता पे आके बात खत्म होती है. वी शुड इम्प्रूव आवर प्रोडक्टिविटी, वी शुड क्रिएट सप्लाई चेन्स विच आर इंटरनल, विच आर रिस्क फ्री. और हम अपनी एनर्जी इंडिपेंडेंस कैसे गेन करेंगे. आज की डेट में ऐसी टेक्नोलॉजीज पे इंडिया ने अब टाइप भी किए हैं, पर आज जब रेट ये बढ़ गए आप टाइप कर रहे हो. आप ग्रीन, हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये चीज़ें बहुत पहले और बहुत फास्ट पेस पे हो सकती थी अगर हमारे पॉलिटिकल विल और मजबूत होती और सेकेंडली हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो है वो इतना करप्ट और इनएफिशिएंट ना होता. मैं ये मानता हूं कि कई बार पॉलिटिशियंस, क्योंकि उनको तो इलेक्शन लड़ने हैं, उनका इरादा होता है कुछ चेंज लाने का, जनता के लिए कुछ करने का. वो करप्ट भी होते हैं पर उनका फिर भी इरादा होता है कि हम देश के लिए कुछ करें. पर हमारा ब्यूरोक्रेटिक ढांचा पिछले 50-60 साल में इतना करप्ट, इतना पावरफुल हो गया कि वो पॉलिटिशियन को वो पॉलिसी नहीं इंप्लीमेंट करने देता, क्योंकि वो जो इम्पोर्ट लेड पॉलिसी अभी तक जो चलती आई है उसमें उनके कमीशन बंधे हुए हैं. वो अपना कमीशन नहीं छोड़ रहे. अभी थोड़े दिन पहले झारखंड की एक आईएएस ऑफिसर के ऊपर रेड हुई, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी पाई गई है, 18 करोड़ रुपया तो कैश मिला है. तो इससे आप जान सकते हैं कि हमारी इस वक्त इंडिया का चैलेंज पॉलिटिकल विल से ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को भी सुधारने की जरूरत है. तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को इसके ऊपर भी अब एक बार फोकस कर देना चाहिए कि ब्यूरोक्रेट्स को, जो भी इनएफिशिएंट है, जो भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, उनकी फोर्स्ड रिटायरमेंट की जाए या उन पे केस चलाया जाए.
उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर डीपली छाना जाए, क्योंकि एंड में देश तो चलना ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू है ना, एग्जीक्यूटिव इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रनिंग द गवर्नमेंट। तो ये इस वक्त इंडिया की एक चैलेंज है, जिसके कारण इंडिया ऐसी टफ सिचुएशन में फंस रहा है। इसमें अब इंडिया को लॉन्ग टर्म में, जैसे अब कुछ और भी इंस्टेंस ऐसे हो गए, इंडोनेशिया ने अपना एक्सपोर्ट बंद कर दिया पाम ऑयल का, हम अपना एडिबल ऑयल भी इंपोर्ट करते हैं, एडिबल ऑयल महंगा होना शुरू हो गया, जिसके कारण फूड इन्फ्लेशन बढ़ रही है। सिमिलरली एनर्जी प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं, उससे ओवरऑल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आता है। फिर हमारी ज़्यादातर एक और हमारी अंग्रेज़ों की दी हुई लेगेसी है, हम कोल बेस्ड इकोनॉमी है, हम अपनी एनर्जी कोयले से बहुत प्रोड्यूस करते हैं, इंपोर्टेड कोयला बहुत महंगा हो रखा है। फिर वीट, यूक्रेन एक फूड बास्केट थी पूरे, वहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई रशिया और यूक्रेन में, उससे वीट के प्राइसेस बढ़ गए। तो अनफॉर्चुनेटली इंडिया इन सब सिचुएशंस में बैकफुट पे आता है। अब इंडिया को ये सोचना है कि ऐसे तनाव, अब देखिए ऐसे तनाव तो कॉन्टिन्यूसली बने रह सकते हैं। इंडिया को अब ये देखना है कि इंडिया के पास रिसोर्सेज हैं, टेक्निकल नो हाउ है, ऑफ कोर्स कुछ टाइम लगेगा, इसीलिए हम लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये देख रहे हैं कि इंडिया इन सब चीज़ों की आपूर्ति इंटरनली कैसे बेस्ट तरीके से कर सकता है, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कहाँ कहाँ हम अपने बिजनेसमैन को इंसेंटिवाइज कर सकते हैं कि हमारी जो डिपेंडेंसी है ऑन सर्टन की एरिया, स्पेशली फूड इन्फ्लेशन जो गरीबों को ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, उसमें हम अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, हम कैसे अपनी जो खेती है उसको नेचुरल करें, और कैसे जो सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ फूड हैं जैसे एडिबल ऑयल वगैरह, इसकी भी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कैसे कर सकते हैं, कि इसको कैसे हम इंडिया में प्रोड्यूस कर सकते हैं और क्या हमारे पास सोल्यूशन है। आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर दो, उससे ये चीज़ें होनी शुरू हो सकती हैं। आखिरी सवाल सर, इंटरनेशनल अपडेट, फिनलैंड मूव टुवर्ड्स जॉइनिंग नाटो, व्हाई एंड हाउ फिनलैंड एंड स्वीडन जॉइनिंग नाटो विल बी अ बिग डील? लुक, ये चीज़ बहुत ही रिस्की हो गई है। व्हाट इट मीन्स इज, पहले तो मैं एक फंडामेंटली एक बात करूंगा, आज जो बड़ी डेंजरस सिचुएशन है, जो 3 सबसे पावरफुल नेशन है, यूएसए, रशिया एंड चाइना, उनके जो लीडर्स हैं दे आर मेंटली अनस्टेबल, इट हैज़ बीन प्रूवन। अब ये सारी सिचुएशन में दीज 3 सुपर पावरफुल न्यूक्लियर नेशंस एंड देयर लीडर्स नॉट इन देयर सेंसेस विल क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम, बिकॉज नाउ दे विल बी ड्रिवन बाय देयर ईगो। बड़े नेता हैं, दे आर ऑलरेडी बीइंग ड्रिवन बाय देयर ईगो एंड दे आर नॉट मेकिंग बेस्ट ऑफ द डिसीजंस। आज अगर फिनलैंड और स्वीडन ने ओपनली ये बोला है कि हम नेटो में जाएंगे, इसकी पहले डिस्कशन हुई होगी, नेटो मेंबर से भी डिस्कशन, नेटो मेंबर्स का मतलब प्रैक्टिकली यूएस से भी डिस्कशन हुई होगी, और उन्होंने इनको इनकरेज किया होगा आप ये अनाउंस करो। सो रेदर जिस वजह से पहले लड़ाई शुरू हुई है, आप उस वजह को मल्टीप्लाई कर रहे हो। और रशिया का जो बयान आया है, मैं अगेन बोलूंगा कि पुतिन इज ऑल्सो नॉट कंप्लीटली, ही इज ऑल्सो ड्रिवन बाय हिज ईगो, और वो अपने आप को एक सूरमा साबित करना चाहते हैं। उन्होंने भी बोल दिया कि नाउ वी विल सी देम एज आवर एनिमीज एंड वी हैव द राइट टू टेक एक्शन अगर कोई भी कंट्री नेटो की तरफ जाती है। तो उनका जो इनिशियल गोल था पुतिन का कि भी हमें अपने नेबरहुड को नेटो फ्री करना है, वो तो और ज़्यादा कंसंट्रेटेड तरीके से नेटो नेशंस बनते जा रहे हैं। और अगर ये लड़ाई 2 स्टेट्स में और चली गई, इसका सिंपल सा मतलब ये होगा, इट विल गिव द राइट टू यूएसए एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज टू अटैक, टू बी मिलिट्री इन्वॉल्व। ये उनको क्लियर कट, उनको एक फ्रीडम दे देगा कि अब आप सिर्फ अगर आप डिफेंसिव वेपन्स दे रहे थे यूक्रेन को, अब आप यू कैन पुट पीपल ऑन द ग्राउंड, अब आप अपने वेपन्स लेके, अपने सोल्जर लेके उस लड़ाई में पार्टिसिपेट करोगे। अब इसकी एंड गेम ये क्या होगी, दैट ओनली टाइम विल टेल। बट इस वक्त ये जो सिचुएशन बनती जा रही है, इससे ये साफ नजर आ रहा है कि ये जो यूक्रेन रशिया क्राइसिस है, जो यूरोप में जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस जो हो चुके हैं, जो पिछले कुछ दशकों के सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन जो बनती जा रही है, ये किसी शॉर्ट टर्म में सॉल्व होने वाली नहीं है। ना ही किसी देश का ये इरादा लग रहा है कि वो इसको सॉल्व करे। अब इसका मतलब ये है कि बाकी सब देशों पे जो अभी हम इन्फ्लेशन रिलेटेड, जो सप्लाई चेन रिलेटेड हम चीज़ों की बात कर रहे थे, वो प्रेशर हम पे बने रहेंगे। सो इंडिया को इस वक्त ऑफ कोर्स आप पीस के लिए जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं करें, बट हमारी एक लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। इस वक्त प्रैक्टिकली ज़रूरत ये है कि हम अपने आप को कैसे सिक्योर करें, अपनी सप्लाई चेन्स को कैसे सिक्योर करें। और आज ये सिचुएशन यूरोप में है, इमेजिन करो ये सिचुएशन, और देखो इट्स अ डायनेमिक सिचुएशन हो रखी हुई है, फ्लूइड सिचुएशन, वोलेटाइल सिचुएशन है। ये सिचुएशन इंडो पैसिफिक रीजन में हो सकती है, जहाँ से हमारा ज़्यादातर ट्रेड होता है। देन व्हाट वी विल डू। तो इंडिया को इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग इटर्नल डोमेस्टिक इकोनॉमी जो आपस में ही इंटरडिपेंडेंट हो, वो एक बनाने की ज़रूरत है, और अपनी सप्लाई चेन्स को सिक्योर करने की ज़रूरत है। सो वर्ल्ड हैज़ बिकम अ वेरी डेंजरस प्लेस,
और वी कैन ओनली प्रे दैट गुड सेंसेस विल प्रिवेल. बट फिनलैंड अनाउंसिंग and Sweden announcing that they will be part of NATO is kind of inviting Russia कि आपने रशिया को खुलेआम बोल रहे हो कि आप हमला करो, क्योंकि ऑलरेडी ये अटैक ऐसा नहीं, नेटो में आने से मना करने के लिए रशिया यूक्रेन को बड़े 1-1.5 साल से मना कर रहा था. फोर्सेस वर बीइंग पुट अप. तो ये चीज़, इसका मतलब ये है कि कुछ फोर्सेस हैं, चाहे वो यूएसए है या नेटो है, वो ये चाहते हैं कि ये लड़ाई चलती रहे और इन द मीन टाइम वो अपने, क्योंकि वो रिच कंट्रीज हैं, वो अपनी एनर्जी सप्लाई चेन को तो डाइवर्सिफाई करते ही जा रहे हैं. प्रेशर आएगा गरीब देशों पे. गरीब देशों में भी जो सबसे गरीब लोग हैं उन पे सबसे ज़्यादा प्रेशर आता है. दे आर मोस्ट वनरेबल. तो इस सिचुएशन के लिए इंडियन गवर्नमेंट को एंटिसिपेट करके इसकी प्लानिंग करने की जरूरत है. परसेप्टिव इंडीड सर, थैंक यू सो मच फॉर योर व्यूज. सो ज़रूरी मुद्दों के सही विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डाउनलोड आवर ऐप. धन्यवाद.